गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में आपने क्या लिखा था? ये सी बंद कर दो आप, ये वाला। क्या लिखा था? भारत। तो कल मैंने आपको बताया था भारत एक महाशक्ति है। तो इसका मतलब है महाशक्ति के लिए किनसे संबंध की आवश्यकता पड़ती है? महाशक्तियों को या सामान्य शक्तियों के साथ भी? तो भारत एक महाशक्ति है। अच्छा, भारत एक महाशक्ति क्यों है? हमने कह दिया, आपने मान लिया, आपका भाई कोई तर्क है? मतलब ऐसा है कि हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए कह रहे हैं भारत एक महाशक्ति है? इसके पीछे कोई तर्क है? क्या तर्क है? क्या तर्क है? तो बहुत अच्छा बता रहे हो। ओ माय गॉड, क्या कमाल। कई बार तो आप इतना अच्छा उत्तर बता दें कि मैं एकदम खुश हो जाता हूं। तो मेरे बच्चों, भारत एक महाशक्ति है क्योंकि याद रखिए, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव बेस है। भौगोलिक आधार, आर्थिक, सैनिक, जनसंख्या। किसी भी राज्य को शक्तिशाली बनाने कई मानक होते हैं। कई बार ये संभव है कुछ राज्य बड़े शक्तिशाली हो जाएं केवल इकोनॉमिक कारण, जर्मनी और जापान। तो दुनिया में जब महाशक्तियों की आप श्रेणी बनाएंगे, रसिया, आज की डेट में रशियन इकोनॉमी का साइज इंडिया से छोटा है, लेकिन चूंकि रसिया की पॉपुलेशन कम है, 12 करोड़ है, इस वजह से उसकी लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी तुलनात्मक रूप में हमसे थोड़ा भारी पड़ जाती है। रसिया सैनिक रूप में बहुत शक्तिशाली है, आर्थिक रूप में नहीं। जर्मनी, जापान आर्थिक रूप में बहुत शक्तिशाली है, सैनिक रूप में नहीं। चाइना और अमेरिका दोनों फील्ड में बहुत पावरफुल हैं। इसलिए तमंचा ही रखना पर्याप्त नहीं है, एटीएम भी ठीक होना चाहिए। दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। भारत भी दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो सवाल है, दोनों को बैलेंस करें तो पहले क्या लें? पहले हथियार खरीदें या पहले हार्ले डेविडसन खरीदें? आपको पहली सैलरी मिलेगी तो आप क्या करेंगे? और एक खास बात आप देखेंगे, जब हम भारतीय विदेश नीति की बात करते हैं तो दुनिया में एक तरफ है रवांडा, बुरुंडी, हैती, सूरीनाम, तेरे नाम, जो गरीब देश हैं। एक तरफ वो देश है जो केवल गरीब है, दूसरे जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर केवल अमीर देश हैं। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, विदेश नीति है क्या? दूसरे देश के साथ संबंध बनाना, लेकिन वो अपनी आर्थिक आंतरिक परिस्थितियों से तय होगा। अगर आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ लिया, ये नोट्स आपको दूसरे से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज आपके पास नहीं है उसे ढूंढेंगे या जो आपके पास है उसे ढूंढेंगे? जी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप में विदेश नीति है क्या? दूसरे के साथ संबंध बनाना उन आवश्यकताओं के लिए जो हमारे पास नहीं है। अब भारत के सामने बड़ी दुविधा है। यकीन मानिए, भारत एक ऐसी महाशक्ति है जिसके सामने एक बड़ी दुविधा है। और दुविधा इसलिए आती है कि अगर कोई चंडीगढ़ में आएगा तो उसको लगेगा अरे तो भारत, ये भारत लंदन जैसा है। लेकिन कोई अगर डाल्टेनगंज में आएगा तब उसे लगेगा ये तो भारत है, सोमालिया। डाल्टेनगंज आप जानते हैं? जो नहीं जानते उनको जीएस की जानकारी बढ़ानी चाहिए। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। भाई, अपने हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट को आप न जानिए तो बात ठीक नहीं है। गढ़चिरौली का नाम सुना है आपने? दांतेवाला, छत्तीसगढ़। यानी ये सब भारत के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां आपको रवांडा की तस्वीर मिल जाएगी। और गुड़गांव में जाएंगे तो ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, ये तो न्यूयॉर्क है। दिल्ली के लुटियन जोन में जाएंगे तो आपको लगेगा ओ ये तो जर्मनी है, एफिल टावर के नीचे आ गए हैं। इसलिए भारत की दो पहचान है। हम महाशक्ति है, लेकिन हम ये कहते हैं केवल हम महाशक्ति है तो बात पूरी नहीं बनेगी।
इसी वजह से देखेंगे ये भारतीय विदेश नीति के लिए चैलेंज हमेशा बना रहता है। यानी एक तरफ तो हमारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमें विकासशील देशों के साथ लगा देती हैं। इसी दुविधा में भारत हमेशा उलझा रहता है। चाइना भी आज की डेट में आर्थिक रूप में बहुत आगे बढ़ गया है। हमारी समस्या तब कम होती है जब या तो हम पूरा विकसित हो जाते या तो हम पूरी तौर पे गरीब होते। हम क्या है, बीच में है। इसका मतलब है कि मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू देना बाकी है। महाशक्ति तो बन गए, लेकिन फाइनल नाम आना भी बाकी है, तो उसमें लटक भी सकते हैं। यही फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है, जिस वजह से अभी आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रपति का दौरा कहां था। भारतीय राष्ट्रपति कहीं गई थी? आप कहीं गई थी तो हम क्या करें, गई थी तो गई थी। यानी सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो भारतीय राष्ट्रपति भी कहां गई थी? मलावी। भारतीय राष्ट्रपति मलावी गई थी, जंजीबार गई थी, इन अफ्रीकी देशों में गई थी। और इसका सीधा मतलब है ये अफ्रीका के देश हैं, विकासशील देश है। प्रधानमंत्री गए थे रूस में, प्रधानमंत्री गए थे फ्रांस में। यानी किसको देखे, मलावी को या फ्रांस को? किसके साथ संबंध बनाए? राहुल भैया के साथ या गांव के गरीब किसान के साथ? दोनों के साथ। यही भारतीय विदेश नीति की दुविधा है। जब हम इधर जाते हैं तो लोग उधर कहते हैं उधर क्यों आए हो। इससे आप देखोगे अमेरिका हमसे कई बार नाराज रहता है। अमेरिका कहता है यार तुम्हारे दोस्त हो कि नहीं हो। हमने कहा भाई दोस्त है। अमेरिका कहता है ऐसा व्यवहार करो जैसे कनाडा, जापान, ये देश ऐसे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका कहता है ये दिन नहीं रात है, तो कहेंगे यस सर ये रात है। ऐसी दोस्ती है इनकी। हमेशा नहीं कहते, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अलग है। पर्यावरण के मुद्दे पर हम विकसित देशों से टकरा जाते हैं। आतंकवाद, पर्यावरण, WTO, ऐसे मुद्दों पर अमेरिका के विरोध में आ जाते हैं। अमेरिका कहता है यार तुम हो कौन, दोस्त हो या दुश्मन हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट है भारत। भारत एक महाशक्ति है। किसी बच्चे ने कहा कि क्या सर छठ पूजा को एंजॉय नहीं करने देंगे? कल पूरा एंजॉय करने देंगे मेरे बच्चों। पूजा तो कल शुरू होगी ना। क्या लिखा आपने? और एक बात याद रखना, पूजा एंजॉय करने का दो तरीका है। फुक्कड़ की तरह गठरी सर पे लेके दौड़ो, और महाशक्ति की तरह चलो और चार लोग आगे पीछे गठरी लेकर दौड़ो। कैसी पूजा करना चाहते हो? वही तरीका मैं बता रहा हूं। महाशक्ति होकर पूजा करोगे गुदड़ी के लाल होकर। कैसे महाशक्ति बनोगे? क्या लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखा आपने? भारत भारत एक महाशक्ति है, क्योंकि अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे अलग ही परेशान आत्मा है। कितनी क्लास चलेगी? अभी क्लास शुरू नहीं हुई। इनको पहले सारा नोट बता दो, कितनी क्लास चलेगी, कब कब चलेगी, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे उत्तर दूंगा। इनका प्रक्रिया पर ध्यान ज्यादा रहता है। ये इसे हमारे सामने रहते नहीं, मैं ठांसू पकड़ के। इतनी महत्वपूर्ण बात में बताया जा रहा है, उनका ध्यान यह है कि क्या लिखा आपने? भारत भारत एक महाशक्ति है, क्योंकि क्योंकि भारत की आर्थिक क्षमता,
क्योंकि भारत की आर्थिक क्षमता, सैनिक ताकत, भारत की आर्थिक क्षमता, सैनिक ताकत, भूभाग, भूभाग एवं जनसंख्या, भूभाग एवं जनसंख्या इसे महाशक्ति बनाते हैं। इसे महाशक्ति बनाते हैं। अगला पॉइंट, लेकिन भारतीय विदेश नीति की चुनौती, भारतीय विदेश नीति की चुनौती इसलिए बढ़ जाती है भारतीय विदेश नीति की चुनौती इसलिए बढ़ जाती है कि भारत में गरीबी, बीमारी, भारत में गरीबी, बीमारी, पिछड़ापन, गरीबी, बीमारी, पिछड़ापन जैसी समस्या अभी भी बनी हुई है। गरीबी, बीमारी, पिछड़ापन जैसी समस्या अभी भी बनी हुई है। यानी आप याद रखिएगा, जनसंख्या, जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन अगर वो जनसंख्या गरीब हो, पिछड़ी हो, विपन्न हो, तो अब ये देश के लिए बोझ बन जाती है। तो अब हमारे सामने समस्याएं हैं, विषमता बहुत ज्यादा है। अभी भी आप देखेंगे भारत कई मामलों में नकारात्मक रूप में टॉपर है। यानी अगर आप दुनिया में दिव्यांगों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, भारत मिलेगी। दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं से मरने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में मिलेंगे। रोड एक्सीडेंट से हम इतने आगे बढ़ गए हैं, आज भी मैं डेटा देख रहा था कि भारत में पिछले वर्ष लगभग 550 लोग तो सांप काटने से मर गए। ये बड़ी विडंबना है। इसका मतलब है अभी भी देश में गरीबी, यानी अगर हम एक महाशक्ति हैं तो लोकतंत्र हमें एक वैचारिक आधार देता है। आप याद रखिएगा, राज्य के पास शक्ति दो होती है, एक होती है सैनिक शक्ति। आजकल एक शब्द का प्रयोग हम लगातार करते हैं, कुछ शब्द लगातार हम यूज करते रहते हैं। राज्य के पास एक शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं हार्ड पावर। अच्छा, कुछ शब्द इतने पॉपुलर हैं जो आप देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे। अब हार्ड पावर का अगर कठोर पावर आपने लिख दिया, कठोर शक्ति, उसका मूल मर्म खत्म हो गया, क्योंकि फ्रेज है, मेन फ्रेज को हम कभी अनुवाद नहीं करते। उसके अलावा एक है सॉफ्ट पावर, आपने लिख दिया मुलायम शक्ति, मतलब ही खत्म हो गया। क्या लिखना है आपको? एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर है, और हार्ड पावर का मतलब है सैनिक शक्ति, सॉफ्ट पावर का मतलब है विचारों की शक्ति। अब स्वाभाविक रूप में शक्ति तलवार से आती है या कलम से? शक्ति टैंक से आती है या टेलीविजन से? इसे आपको याद दिला दें, जो शक्ति योग से आएगी, जो शक्ति फिल्मों से आएगी, जो शक्ति भारत के
लोकतांत्रिक विचारधारा से आएगी। जो शक्ति भारत के त्योहार, पर्व, इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। जो शक्ति कुंभ से आएगी उसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। ये सभी, या जो शक्ति, अभी आपने देखा होगा 2036 में ओलंपिक खेल कराने का दावा हमने ठोक दिया है। आप याद रखिएगा, खेलों से मिलने वाली शक्ति क्या है? सॉफ्ट पावर। अगर आपको दुनिया पर नियंत्रण करना है तो आप याद रखिएगा, दिल पर नियंत्रण करिए। किसी के साथ दोस्ती करनी है, चक्कू लेके मत दौड़िए, कैडबरी साथ रखिए। आप याद रखिए, अभी हमने एक ही बात आपको बताई है। आपको बात ठीक है कि चक्कू रखना है, लेकिन एक जेब में चक्कू, दूसरी जेब में कैडबरीज। चक्कू हमेशा काम नहीं करता। चक्कू रखिए। बात आपने ध्यान से नहीं सुना होगा शायद कल। मैंने कहा था तमंचा रखना है, प्रयोग नहीं करना है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, तमंचा रखना है, प्रयोग नहीं करना है? रखना ही पर्याप्त होता है, याद रखना। तमंचा रखने का फायदा क्या है? आपने जेब में तमंचा रखा हुआ है, क्लास करके निकले, और तमंचा रखना हमेशा बाहर, अंदर नहीं। आपने देखा होगा जो भी रिवॉल्वर रखता है, छिपा के रखता है, दिखा के रखता है। कौन कह रहा है छिपा के रखता है? ओ माय गॉड, पेन छिपा के रखो। तमंचा, तमंचा का होना ही अपने आप में बचाव करता है। इसका एग्जाम्पल अब देखिए। आप क्लास करके निकले, जैसे आप क्लास करके निकले, अचानक एक बाइक वाले ने आपको धक्का मार दिया और आपको लगा था यार तो क्लास करके भूख लगी, खाना खाना है, अब मैं इसको उठ के बताता हूं, इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। जैसे आप उठ खड़े हुए, वो भी खड़ा हुआ और आपकी निगाह उसके तमंचे पड़ गई। आप क्या, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। राफेल फ्रांस से लेकर चीन को पीट दिया क्या? नहीं। अग्नि रखा है, चला दिया क्या? परमाणु बम रखा है तो मार दिया क्या? तो रखा क्यों है? एक बात याद रखो मेरे बच्चों, आप पावरफुल हो, इसकी दो, आप पावरफुल हो या नहीं हो, इसकी दो शर्तें हैं। पहला, आप पे कोई हमले की हिम्मत ना कर पाए, देख के डर जाए। इसलिए इसे कहते हैं आईआर की भाषा में प्रतिरोधक, डिटरेंस। दुनिया का हर देश लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बेहतर करता है। तो भाई चीन को भी तो पता है कि हमारे पास परमाणु बम है, ऐसा थोड़ी चीन को नहीं पता है। और लगातार हम सैनिक क्षमता, आप ये देख लीजिए 1962 के वॉर के बाद हमारा कोई फुल फ्लेज वॉर थोड़ी हुआ। इसके बावजूद हर साल ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, उसके बाद राफेल खरीदे जा रहे हैं, हर तीसरे महीने देखेंगे पनडुब्बी उतार दे रहे हैं। चाइना का 78 के वियतनाम वॉर के बाद चाइना किसी के साथ फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, झड़प हो जाना ठीक है, वो तो होता ही रहता है। इसके बावजूद चाइना हथियार क्यों लिए जा रहा है? याद रखिएगा, इसका मतलब है सैन्य शक्ति। अगर आपके पास टैंक है, राफेल है और आपके पास सुखोई है, ये क्या है? हार्ड पावर। अब स्वाभाविक रूप में हर देश अपने हितों को बढ़ाने के लिए शक्ति चाहता है, ज्यादा शक्ति चाहता है, और दुनिया में शक्ति की प्रतिस्पर्धा मची हुई है। इसलिए शक्ति सैनिक अड्डे से निकलती है, विश्वविद्यालय से भी निकलती है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहां भारत में एशिया के बौद्ध धर्म का सम्मेलन आयोजित किया गया था, और आप जानते हैं इंडिया के पास सॉफ्ट पावर क्या है? चाइना हार्ड पावर के रूप में हमसे पावरफुल है। और ये हैरानी की बात है, इंडिया के पास ऐसे सॉफ्ट पावर हैं जिसे आप देख के दंग रह जाएंगे। किसी भी देश के पास, शायद अमेरिका ही वो देश है जिसके पास हमसे ज्यादा सॉफ्ट पावर है। अदरवाइज हम तो कभी सॉफ्ट पावर बेचे ही नहीं पाए। आप जानते हैं क्यों? आधी दुनिया हमारा चेला है, चेला।
स्टूडेंट, बड़े बड़े सामान्य भाषा मैंने कहा। एक बात याद रखना बच्चों, आप तो सोचते हो कोई आईएएस और आईपीएस ही पावरफुल होता है। टीचर, टीचर के पास हार्ड पावर है या सॉफ्ट पावर? और आजकल तो ये हाल है, मैं जहां भी जाता हूं कोई बच्चा मुझसे न मिल जाए, सर केजीएस में आप पढ़ाते हैं? हमने कहा हाँ मैं ही पढ़ाता हूं। बिल्कुल मिल जाता है वो, और बड़े प्यार से बात करेगा। और भारत का तो यह हाल है, आधा दुनिया के हम गुरु हैं। गुरु लोग करें विश्व गुरु, विश्व पहले से ही गुरु हैं। कैसे? हम आधी दुनिया गुरु कैसे? क्या बोला आपने? हम आधी दुनिया गुरु कैसे हैं? बौद्ध धर्म हमारे यहां से गया है। जापान हमारा चेला, दक्षिण कोरिया चेला, वियतनाम चेला, थाईलैंड चेला, म्यांमार चेला, तिब्बत चेला। ओ माय गॉड, इतने देशों के हम मास्टर, और चेला इतना अमीर और गुरु गरीब। यह संभव है बड़े बड़े बच्चों? टीचर कभी गरीब हो ही नहीं सकता, अगर टीचर ठीक है तो। अरे भाई टीचर गरीब कैसे होगा? एक अब आजकल तो मेरे एक से स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने फोन किया, सर हमने फैक्ट्री डाल दी है, हमारा लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर है। हमने कहा मेरा भी कुछ ध्यान रख लेना बस। भैया स्टूडेंट एक से स्टूडेंट है, कोई नेता बन गया, कोई प्रशासक बन गया, कोई उद्यमी बन गया, तो अरे भाई कभी किसी से मांगे कुछ तो देगा। आप ये मत सोचना वो बड़े होशियार है यार, यहां फीस भी ले ली भी, अगला भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूं। अरे मेरे बच्चों, ऐसा थोड़ी कि मैं मांगने आपसे आऊंगा, लेकिन मैं कहीं आऊंगा, स्वागत वगत करोगे या नहीं करोगे? बस सीधी सी। और शाहरुख खान को जितना ज्यादा मलेशिया के लोग जानते हैं, उतना इंडियन पीएम को नहीं जानते। ये हमारा सॉफ्ट पावर है, क्योंकि हमारी फिल्में क्या, एक बार आजा आजा आजा, बस उसके बाद तो वो। अरे यार देखो, जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, आप जानते हो हॉलीवुड की फिल्में किसी को ठीक, मुझे तो कभी ठीक नहीं लगी स्टोरी। हॉलीवुड की फिल्म कम लगती है, वो नॉवेल ज्यादा लगती है कि देखते चले जाओ। उसमें दो ही चीज लगती है, या तो ढस 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 मारेगा, या तो फिर मुंह में मुंह डाल खड़ा रहेगा। यही प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब यंगस्टर्स के रूप में हो सकता है आपको पसंद आए, मतलब हमें तो नहीं अच्छी लगती यार। देखो फिल्म तो देखो, ओ माय, और आपको हम याद दिला दें, दंगल जितनी हिट चाइना में हुई, अभी यूएई में इंडियन फिल्म फेस्टिवल था बाकायदा, और अफ्रीका में भी आज इंडियन फिल्में देख रहे हैं, क्योंकि हमारी फिल्म में खास तड़का है, हर 15 मिनट के बाद डांस रू दे दमादम दे दो यार, कुछ होती ये अच्छा लगता है हमें, गीत संगीत कुछ हलचल। इसे आजकल इंडियन फिल्म का आकर्षण बढ़ रहा है, और सबसे खास तौर प्रियंका चोपड़ा उधर गई हैं और प्रचार कर रही हैं। और बस एक बात थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए ये इंडिया की फिल्में हैं, सॉफ्ट पावर है, याद रखिएगा। ये सब चीजें हैं। आमिर खान से टर्की का राष्ट्रपति मिला, और हकीकत की बात यह है, पाकिस्तान में शासक का इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय फिल्म जो एक्टर हैं वो पाकिस्तान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इस सीमा बॉर्डर पार क्यों की? सचिन से नहीं मिलना था, अब पता नहीं कैसे मिलना किसी और से था, लेकिन सचिन चक्कर में पड़ गई। ऐसे न्यूज पहले 10 साल पहले बहुत आते थे कि पाकिस्तान का कोई बच्चा सीमा पार करने का प्रयास कर रहा है, उसे पूछा क्यों? सलमान खान से मिलना है। ये हमारी सॉफ्ट पावर है, इसे आप याद रखिएगा। हाँ बस थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है। अभी अफ्रीका के लोगों ने हमको शिकायत की, अफ्रीका के लोगों ने कहा देखे भाई कोई फिल्में तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक आप चेंज करो, आप जो विलन दिखाते हो वो अफ्रीकी जैसा दिखता है। ये ठीक बात नहीं है।
और जो विलन दिखाते हो थोड़ा उसको ठीक दिखाओ। हमने इस बात का संज्ञान लिया और इसीलिए जब से उधर से नाटू नाटू ने हंगामा कर दिया है। अब हम दक्षिण भारतीय हीरो को लेते हैं, दक्षिण भारतीय हीरो बिल्कुल अफ्रीकी जैसे दिखता है, मामला ही खत्म। यानी ये भारतीय फिल्में हैं, ये दुनिया से सबसे बड़ा बिजनेस करने का तरीका है। अरे भाई हमारी फिल्में चलेंगी तो टिकट लेंगे लोग, हमारी फिल्म एक्टर को पैसा मिलेगा, भारत आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसे आप याद रखिएगा, एक होता हार्ड पावर, दूसरा होता सॉफ्ट पावर। तो अब स्वाभाविक रूप में हम दोनों का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब है विचारों की शक्ति, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अमेरिका को भी आप देखेंगे, अमेरिका अपने आप को यही क्लेम करता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और कहा भी जाता है कि दुनिया का कोई भी यंग आज की डेट में अगर कोई उद्यमी होगा, अमेरिका के विश्वविद्यालय से न पढ़ा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नोबेल प्राइज पाने वाले ज्यादा लोग अमेरिकी विश्वविद्यालय से हैं। ओलंपिक खेल में दबदबा देखिए अमेरिका का है, और अमेरिका के वैचारिक शक्ति इतनी ज्यादा है कि आपने कहा आजकल जो बच्चे फटेला जींस पहनकर घूमते हैं वो फैशन कहां से आया? अमेरिका फैशन सेट करता है। हमारी बॉलीवुड कुछ न कुछ हॉलीवुड कॉपी करती है, इसलिए अमेरिका दुनिया के विचारों पर कंट्रोल करता है। ईरान को ये खतरा कम है, ईरान को ये खतरा कम है कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा। उसको ये खतरा ज्यादा है कि आज के हमारे युवा अमेरिकी जीवन शैली से प्रभावित हो रहे हैं। आप याद रखिएगा, आप लोगों को दबा के ही कपड़े निर्धारित कर सकते हैं। जैसे उन्होंने दुनिया देखी और जैसे विवेक का प्रयोग किया, फिर ये आधुनिक जीवन शैली हर युवा को अपील करती है। पूरी दुनिया में किसकी जीवन शैली अपनाई जा रही है? अमेरिकन की। और इसलिए अभी आप देखेंगे, ओ माय गॉड, ये तो हमारे पास इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ खर्चा ही नहीं करना है। बाबा रामदेव किनिया गए, उनका सांस लो सांस छोड़ो, उसके पतंजलि का उच्चारण पास लो, एकदम बात है। और आप यकीन मानो, आज की पूरी दुनिया में जरा सोच के देखो, कई बार हमें लगता है, अब यही समस्या है कि हम तो अपने सॉफ्ट पावर बेच ही नहीं पाए। विश्वविद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, योगा पढ़ाया ही नहीं। मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, ऋषिकेश में आप जाके देखिए, जर्मनी, बिना प्रचार किए लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो मैंने कभी विदेशी से बात की और बड़ा एक्सपर्ट तरीके से योगा कर रहा था। हमने कहा आपको योगा में इंटरेस्ट है? उनका नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं है। आज की डेट में योगा हमारे हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर इंडस्ट्री में स्ट्रेस मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जाता है। वो भारत को योगा एम्बेसडर के रूप में जानते हैं। ये इंडिया है, इसलिए। और आप याद रखिए, इसलिए G20 की बैठक हुई, हमने क्या कहा? भारत के पास दुनिया की जमीन जीतने का इरादा नहीं है, दिल जीतने का इरादा है। हम जमीन के भूखे हैं या दिल के सौदागर हैं? मेरे बच्चों, G20 मीट में भारत ने क्या कहा? दुनिया का इतिहास ऐसा है कि जब जब कोई महाशक्ति का दावा करता है, वो विस्तारवाद अपनाता है। इटली, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, अभी चाइना। विश्व इतिहास देखिए तो आपको विस्तारवाद दिखता है। भारत कभी विस्तारवाद की इच्छा नहीं रखता। इसलिए, और ये बात पहले अरबिंदो कहा करते थे कि दुनिया में राष्ट्रवाद का उभार भयंकर होगा, लेकिन दुनिया में, भारत में जब राष्ट्रवाद का उभार होगा, इसलिए आप देखिए, हमने बौद्ध धर्म को भेजा या जमीनें लूटी? हमने कभी जमीन नहीं लूटा। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, जो आज भारतीय विदेश में गए हैं, ऋषि सुनाक इंडिया को डिफाइन करते हैं कि इंडिया का मतलब क्या होता है। अंग्रेजों ने हमारे सॉफ्ट पावर को बहुत तोड़ने का प्रयास किया था। जब अंग्रेज यहां पे आए थे तो कहा करते थे इंडिया का मतलब क्या? सपेरों का देश, मदारियों का देश। उन्हें हमारा बड़ा बदनामी कर दी थी। पूरा यूरोप हमें, भारत को अंग्रेजों के माध्यम से समझ पाया। लेकिन आज भारत को समझने का तरीका क्या है? सुंदर पिचई, कमला हैरिस। भारतीयों ने भारत की तस्वीर बदल दी है। दुनिया में छा गए हैं दोस्तों, हम छा गए हैं। कौन? भारतीय जहां भारत से निकले हर जगह दुनिया में टॉप पे हैं। और भारत में थोड़ी समस्या आती है, इसका मतलब क्या है? थोड़ी पॉलिटिक्स हमारे अजीब सी है। अन्यथा भारतीयों में जबरदस्त प्रतिभा है, कहीं भी आज की डेट में है, वो टॉप पे है। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने?
क्या लिखा आपने? थोड़ा तेज पढ़ा करो, मैं सुन पाऊं, अपने मन में ही बाँचे जा रहे हो, माय गॉड। हाँ हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। इसलिए भारत के द्वारा इसलिए भारत के द्वारा एक और इसलिए भारत के द्वारा एक और महाशक्तियों के साथ भारत के द्वारा एक और महाशक्तियों के साथ संबंध सुदृढ़ किया जा रहा है। महाशक्तियों के साथ संबंध सुदृढ़ किया जा रहा है, तो दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका, दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ भी एशिया, अफ्रीका विकासशील देशों के साथ भी संबंध को सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सामरिक चौकोण का निर्माण कर रहा है। सामरिक चौकोण, चार कोण, चौकोण, सामरिक चौकोण का निर्माण कर रहा है, जिसे क्वाड कहा जाता है। सामरिक चौकोण का निर्माण कर, इसे क्वाड कहा जाता है। आप याद रखना, अमेरिका में आएंगे, जापान में आएंगे, क्वाड की बात तो उसके बाद भी होगी। तो क्वाड का मतलब क्या होता है? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। G7 विकसित देश, G7 में इनवाइट किया जाता है, क्वाड के हम पार्ट है। चार यार मिल जाएं तो क्या होगा? और ये चार यार कौन है? विकसित हैं, विकासशील हैं। इसे आप याद रखिएगा, एक लाइन लिख लीजिए इसमें। दूसरी ओर भारत अभी भी एशिया, अफ्रीका, दूसरी ओर भारत अभी भी एशिया, अफ्रीका के साथ संबंधों को प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। एशिया, अफ्रीका के साथ संबंधों को प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। और भारत के द्वारा ओवैसा
ग्लोबल साउथ भारत के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में सारे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश आते हैं और इसीलिए आप देखेंगे, इसलिए हमने अभी एशियाई बुद्धिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था, तो सॉफ्ट पावर बढ़ाने का माध्यम था। इसका मतलब है, आप याद रखिए कि दुनिया आज भी दो पार्ट में बटी हुई है। एक होता उत्तर, आपके सामने लिखा हुआ है। उत्तर का मतलब होता है, अगर आप भौगोलिक, ये उत्तर और दक्षिण शब्द अपने आप में ज्योग्राफिकल है। उत्तर का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध के वे देश, और आप खासतौर पर देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर देश विकसित हैं। उत्तर का मतलब होता है, यहां पर ज्योग्राफिकल शब्द का प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को भी प्रकट करता है कि जो देश उत्तरी गोलार्ध में है वो लोकतांत्रिक है, विकसित है, तकनीक रूप में संपन्न है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उत्तर। जो देश दक्षिणी गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा, अगर ध्यान से आप देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले देश ज्यादा तौर पे गरीब है। इसलिए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब कहां पे आते हैं, वैश्विक दक्षिण में। तो वैश्विक दक्षिण का मतलब है विकासशील कह लीजिए, उत्तर का मतलब विकसित। वैश्विक दक्षिण का मतलब क्या, आजकल वैश्विक दक्षिण के बजाय इंग्लिश में ज्यादा अच्छे शब्द का प्रयोग होता है, ग्लोबल साउथ। तो हम देवनागरी लिपि में ग्लोबल साउथ का प्रयोग खूब कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के तमाम भाषण में आप देखें ग्लोबल साउथ का खूब प्रयोग होता है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तो सवाल यह है, यही भारत के चैलेंज है, यही भारत की मूल फॉरेन पॉलिसी भी है कि हमें दुनिया के हर क्षेत्र के साथ संबंध बना के रखना है। आप याद रखिए, अगर आप गांव का प्रधान बनना चाहते हैं तो एक ही दो परिवार के साथ संबंध होना चाहिए, हर परिवार के साथ। अगर भारत नेपाल होता, भूटान में, तो आप देखेंगे भूटान में कुल मिला के 2-3 देशों के दूतावास हैं। अरे भूटान हमारे दिल्ली में लगभग 125 देशों के दूतावास हैं, 125 देश। ये महाशक्ति का मतलब है भाई, अब जितने बड़े व्यापारी हैं उतने ज्यादा बड़े बाजार चाहिए। अब सवाल है कि छोटे मोटे व्यापारी हैं तो आपका स्थान लोकल होगा। ये तो सिद्धांत हर जगह चलता है। इसे आप ही कहेंगे कि भारत को ऐसा क्या है कि दुनिया के हर देश के साथ संबंध बना के रखा हुआ है, हमारी आवश्यकताएं ज्यादा है। और बड़ी सिंपल सी बात है, हमें उत्तर दक्षिण दोनों के साथ संबंध बनाकर क्यों रखना है, क्योंकि हमारी जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल है कहां बिकेगी, जर्मनी में, अमेरिका में। अमेरिका में हार्ले डेविडसन बिकेगी। पूरे यूरोप में मर्सिडीज फोर्ड के अलावा दूसरी कार, वहां मर्सिडीज फोर्ड, ये सब कार अलाउड है। ये सब सुजुकी वगैरह कार को यूरोपीय बाजारों में कोई परमिशन नहीं है। आपको पता है क्यों, सेफ्टी नॉर्म्स पर वो खरी नहीं है। देखिए यूरोप के बाजार अलग है। अब सवाल है कि अफ्रीका में अफ्रीका में जाके मर्सिडीज बेचेंगे, कौन खरीदेगा, मर्सिडीज का पहिया भी नहीं खरीद पाएंगे वो। इसे बात समझिए, दुनिया में हर मार्केट के वैल्यू अलग अलग होते हैं। सीधी सी बात है, अब गांव में आप जाके बेचेंगे सोनी की बड़ी सी टीवी, तो गांव में सोनी की बड़ी सी टीवी लोग नहीं खरीद पाएंगे। वहां छोटी मोटी टीवी आप एलजी उलजी की बेची खरीद लेंगे लोग। इसलिए हमें बाजार भी देखना है, अफ्रीका को देखना है। अब हमारी दवाइयां सस्ती होती हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो यूरोपीय बाजारों में रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। आप सामान बनाते हो लेकिन उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं होता। अब सेफ्टी का ध्यान रखें, महंगा हो जाएगा सामान।
हमारे यहाँ कार में बैठने का फील चाहिए। भारत ही ऐसा देश है जो 1 लाख रुपए कार बना ले गया। 1 लाख रुपए कार टाटा नैनो कहां डिमांड होगी? टाटा नैनो कौन खरीदेगा? अमेरिका, जर्मनी, जापान? बस सीधी सी है। इसका मतलब है हमारे हितों का विस्तार इतना ज्यादा है कि हमें सभी के साथ संबंध बनाकर रखना है। यह भारत का मतलब है। तो भारत एक महाशक्ति है, विकासशील देश भी है। तो भारत क्या है? महाशक्ति, विकासशील देश या दोनों? तो अभी बात स्पष्ट होगी। उत्तर दक्षिण का मतलब, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक शब्दावली कहीं ना कहीं आपको बताते जाएंगे। कई बार क्या होता है कि सारी चीज हमने पढ़ी और उसी शब्द का उसने प्रयोग बदल दिया तो हमें लगता है कोई दूसरी चीज है। तो एक ही बात है। जिसे पहले विकासशील देश कहा जाता था, एक जमाना था इन्हीं को पहले तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था, लेकिन अब उस शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि पहली दुनिया का मतलब विकसित देश, दूसरी दुनिया का मतलब समाजवादी खेमा। जब से समाजवादी खेमा समाप्त हुआ, वो रसिया, ईस्ट यूरोप, तब से पहली, दूसरी, तीसरी दुनिया का प्रयोग नहीं किया जाता। और तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड, थर्ड बड़ा खराब होता है, चाहे डिवीजन हो चाहे वर्ल्ड हो। आज कोई पूछे कौन सा डिवीजन हो, आप थर्ड थर्ड कभी नहीं बताओगे, पास हो गए बस। रेलवे ने थर्ड क्लास की बोगी हटा दी। आज जो जनरल क्लास की बोगी है उसका नाम पहले लिखा हो थर्ड क्लास। अंग्रेजों नाम लिख रहा है थर्ड क्लास। जब हम आजाद हुए, हमने कहा नहीं भाई, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या कहा, भारत की जितनी खचाड़ी बस है उसमें लिखा होता है जन रथ, उसमें भी रथ लिखा हुआ है। अब ये हम कह दें, लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे, गरीब रथ चलाया, गरीब रथ फेल हो गई। कोई भी ये नहीं बताता था गरीब रथ से आ रहा है। भाई गरीब रथ से बताने इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। ट्रेन का नाम ठीक नहीं है, गरीब रथ। गरीब रथ फेल इसीलिए हुआ। अब 100-200 रुपए किराया भले ही सस्ता था, लेकिन कोई शर्माता था बताने में गरीब रथ से आ रहा है। तो नाम ऐसा खराब मत रखो यार, नाम तूफानी रखो। अरे नाम क्या रखो, विश्वजीत, मतलब नाम भाभी। अब ये नहीं है, नाम क्या है, खरपतवारू, ऐसा नाम होता है। गांव वाले इसलिए बच्चों को भविष्य अंधकार में डाल देते हैं, उनका विचार ही छोटा होता है, और नाम रख दे ऐसे बेकार बेकार, गुड्डू, चिंटू, ऐसा नाम रखा है। नाम रखो इंद्रजीत, विश्वजीत, ऐसे नाम रखो। महामाया, नाम क्या रख दिया, गुड्डी, लो गुड्डी ही हो गई वो। इसलिए मेरे बच्चों, नाम का ही बड़ा फर्क पड़ता है। हेडिंग चेंज कर लो। कोई चीज पूछनी है यहां तक? कोई चीज पूछना है अभी? हाँ ठीक है, हेडिंग चेंज करिए। अब मूल मुद्दे पर आए। अभी तक तो भूमिका बना रहे थे, और अभी भी मूल मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप सिलेबस में आप देखोगे जहां से लिखा हुआ भारतीय, जो चीजें अभी बता रहे हो सिलेबस में नहीं है। इसे पहले सिलेबस हम एक्सप्लेन नहीं करते। हमारे सिलेबस में लिखा गया है भारत का पड़ोसी के साथ संबंध, उसके अलावा और कुछ लिखा ही नहीं गया है। सही में हमारे सिलेबस में 3 ही बात स्पष्ट रूप में लिखी गई। पहला, भारत का पड़ोसी के साथ संबंध, भारतीय डायस्पोरा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय समूह, बहुपक्षीय संगठन, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आईआर का सिलेबस बड़ा ही अब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन जानते हैं, इसलिए जो बातें अभी लिखी गई हैं वो सिलेबस में है ही नहीं है। लेकिन जब कोई विषय पढ़ते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इतना काम का विषय है, पीटी में भी इससे फायदा होता है। कम से कम 4 से 5 सवाल तो आपके करंट अफेयर के से मिल ही जाते हैं, जो सामान्य चीज पढ़ के नहीं मिलते। और दूसरा फायदा है इंटरनल सिक्योरिटी। अगर आपका आईआर पे अच्छा कमांड है, इंटरनल सिक्योरिटी के सारे प्रश्न आप उससे हल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनल सिक्योरिटी होगी वही तो भारत की सिक्योरिटी थ्रेट है। तो उपयोगी बहुत ज्यादा है। अब आप हेडिंग चेंज कर लीजिए। ये भी आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया, तो समझिए बैकग्राउंड ही है ये सब चीजें। भाई विषय की समझ के लिए का आधार तो आपको चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे।
क्योंकि जिसे आप करंट अफेयर कहते हैं वो कोई चीज होता ही नहीं। आपके लिए ग्लोबल साउथ की बैठक होना करंट अफेयर है, मेरे लिए सिद्धांत है। क्यों हो रही है, यानी क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, फायदा क्यों होगा, ये ना होता तो क्या होता, ये कहते हैं विश्लेषण। तो आखिर में क्यों कोई चीज होती है, तो बहुत लॉजिकल कारण है, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की यही स्तंभ रहेंगे। अब उसी में कहीं जंजीबार की यात्रा हो गई, हेडिंग चेंज कर लीजिए। हेडिंग लिख लीजिए भारत की विदेश नीति में स्थायित्व और परिवर्तन। भारत की विदेश नीति में स्थायित्व और परिवर्तन। यानी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। आप याद रखिए, जब भारतीय विदेश नीति को हम स्थायित्व परिवर्तन की बात करते हैं, 3 फेज मूलतः मानते के चलते हैं। विदेश नीति के 3 फेज मान के चलते हैं। अब समकालीन को भी लास्ट फेज में आप जोड़ सकते हैं, तो 4 फेज कह लीजिए। एक बात ध्यान में रखने की है, कई बार हम किताब भी देखते हैं, आपने हमारी फॉरेन पॉलिसी वाली किताब देखी है? कभी समय मिले देखिएगा, न समय मिले तो मत देखिएगा। जो बच्चे से बीए पार्ट 1 में है, बीए पार्ट 2 में है, तो उन्हें किताब बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जो अगली बार एग्जाम देना चाहता है उसको किताब तो आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स ही पर्याप्त है। तो हर बच्चे के लिए अलग अलग विकल्प होता है। अब सवाल यह है, जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं, अब आपके दिमाग में होगा कि भारतीय विदेश नीति का विकास हम 3 दौर में देखेंगे। पहला, आदर्शवादी नैतिकतावादी। ये बात बड़ी ध्यान देने की है कि जब किताब वगैरह पढ़ते हैं, जैसे कि जो हमारी किताब है भारतीय विदेश नीति, ओरियन ब्लैक स्वान से आती है हमारे नाम से ही, तो और उस किताब अभी भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो किताब प्रिंटेड है 3-4 साल पहले। इस साल पेपर को उठा के देखिए, किताब को पढ़िए, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे पता चलता है कि ये सैद्धांतिक एग्जामिनर पूछता है, और आगे एक एक संबंध में बता देंगे क्या एग्जामिनर पूछे, कहां से नहीं पूछ सकता। उसका इंफॉर्मेशन से इंटरेस्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री यहां गए तो क्या हुआ। कई बार हम बहुत जगह आते जाते हैं, कुछ होता नहीं, और कई बार बिना आए गए सब कुछ हो जाता है। संबंध की बात होती है। तो आदर्शवादी इसका मतलब है, जबकि कई बार किताबों वगैरह में हम भी लिखते हैं कि सरकार का वर्णन कर देते हैं कि ये सरकार, ये सरकार, ये सरकार। विदेश नीति का निर्धारण सरकार से होता है या राष्ट्रीय हितों से? अब मान लीजिए कि भारत में आज की सरकार के बजाय कोई दूसरी सरकार बन जाए, तो क्या सरकार के बदलने से राष्ट्रीय हित बदल जाएंगे क्या? नहीं। इसलिए अगर सरकार के बदलने से राष्ट्रीय हित नहीं बदलते तो उसमें करंट अफेयर क्या होता है? हाँ, सरकार के बदलने से थोड़ी ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, हाँ ये फर्क होता है। सरकार गठबंधन की है या एक दल का प्रभावी सरकार है, ये दोनों चीजें तय करती हैं। अगर सरकार गठबंधन की होगी तो आप याद रखिए, जब घर में ही आप अस्थायी हैं तो बाहर आप पे कौन भरोसा करेगा? जब आप खुद ही अनिश्चित हैं, ये काम कर सकते हैं, फिर 2 दिन में वो काम छोड़ के अगला काम करने लग गए, तो आप पर कोई फिर रिस्क नहीं ले सकता। इतना फर्क जरूर होता है कि सरकार स्टेबल है, अनस्टेबल है। लेकिन सरकार के साथ फॉरेन पॉलिसी तय नहीं होती। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे, भारत में लगभग नेहरू के दौरान 15 साल तक फॉरेन पॉलिसी जैसी चली, 15 साल तक। जब से मोदी आए हैं 10 साल से फॉरेन पॉलिसी की दिशा में चल रही है, 10 साल से ट्रेंड एक ही है। हाँ, घटना बदलती है, सिद्धांत नहीं है। ये फॉरेन पॉलिसी देखने का तरीका होता है कि मेनली उनका फोकस कहाँ है, मेनली उनकी प्रिंसिपल्स क्या है। तो एक आदर्शवादी है। अब चूंकि हमारे यहाँ वो प्रधानमंत्री जो 10 साल से ज्यादा समय तक रह गए,
अब वो प्रधानमंत्री जो 4 साल रहा है, आधा साल रहा, 2.5 साल रहा, वो तो सरकार बचाने में ही खत्म हो गई। इसका मतलब है फॉरेन पॉलिसी महीने, 2 महीने, 4 महीने में बनती ही नहीं है। और गड़बड़ कब होता है? जब हम न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, रोज रोज कमेंट्री जैसे लिखा उत्तर गुड़ गोबर कर देंगे। अब वो रोज और कमेंट्री नहीं बनती, पहले हम आकर देखते हैं। ऐसे उत्साही लोग क्या कहेंगे, एस जयशंकर पाकिस्तान गए, अब तो भारत पाकिस्तान के बीच का संबंध सीमा और सचिन जैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यात्रा है, यात्रा से मूल मुद्दा थोड़ी चेंज हुआ है। यात्रा है, ये बात देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक घटना की कमेंट्री लिखेंगे तो कभी फॉरेन पॉलिसी को उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे, हमेशा उलझे रहेंगे। क्योंकि हम ट्रेंड, आप देखते हैं ट्रेंड अचानक चेंज होता नहीं। भारत पाकिस्तान का संबंध 75 सालों से नहीं बदला भी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता बदलेगा नहीं, ऐसा दुनिया में कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि मानविकी विषय है। लेकिन संभावनाएं कम है। मैं संभावना बात करते हैं, 50%, 60%, 90% संभावना की बात है। दूसरा फेज क्या है? जब से इंदिरा गांधी आई, और खास तौर पर इंदिरा गांधी का आना पर्याप्त नहीं है, खासतौर पर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब तो बड़ी कमजोर थी। 71 के बाद की इंदिरा गांधी भी लगभग सत्ता में 15 साल तक रही। उनके भी प्रिंट फॉरेन पॉलिसी भी दिखते हैं। और इंदिरा गांधी के समय लगभग 15 साल के बाद फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल यू टर्न आ गई, और कुछ चीजें तो 45 साल तक चेंज नहीं हुई। 45 साल तक चेंज नहीं हुई। इसलिए अगर आप करंट अफेयर के रूप में देखेंगे, अब मान लीजिए अगर आपने देखा कि भारत चीन के बीच में सीमा के पेट्रोलिंग के मामले में थोड़ा सा कोई समझौता हो गया, तो एक शुरुआत मात्र है, उससे भारत चीन के संबंधों में अभी भी मूल परिवर्तन नहीं आया है, एज इट इज है वो। अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गया, थोड़े से माहौल थोड़े सकारात्मक बनने का प्रयास है, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं है। और उसके एग्जाम्पल आपको बता देंगे। तीसरा, 1991 के बाद, यानी उदारीकरण 1991 के बाद, ये नेहरू का आदर्शवादी फेज 1947 से आप मान सकते हैं 62 तक, 64 तक। इंदिरा गांधी के फेज को मान सकते हैं 71 से लगभग 84 तक। राजीव गांधी आए, लेकिन अब 3-4 साल में, 5 साल में क्या कर पाएंगे? कोई फॉरेन पॉलिसी में बड़ा चेंज नहीं कर पाए। फॉरेन पॉलिसी में 1991 के बाद फॉरेन पॉलिसी ज्यादा प्रेगमेटिक हो गई। ये तीसरा फेज है। और सच मानिए, आज के जमाने में जो भारतीय विदेश नीति है वो लगभग तीसरे फेज जैसी है। अगर आप ये चाहेंगे कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी में, देखिए परिवर्तन तो होता है, एक गुणात्मक एक मात्रात्मक। जब भी परिवर्तन होता है, अच्छा आप में परिवर्तन कौन सा हो रहा है, गुणात्मक या मात्रात्मक? कौन सा परिवर्तन हो रहा है? अच्छा, गुणात्मक का मतलब क्या है? गुणात्मक एक होता है परिवर्तन क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। एक होता है मात्रात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक। मात्रात्मक गुणात्मक का मतलब क्या है? बहुत अच्छा बता रहे हो, माय गॉड। मैं अंतर्यामी हूं, आपका होठ हिलता है, मैं बात समझ जाता हूं कि मेरे बच्चों ने क्या इशारा किया है। करो इशारा बच्चों। क्या क्या आप में क्या चेंज हो रहा है बताइए? अरे मात्रात्मक हो रहा है, गुणात्मक? गुणात्मक हो रहा है। कैसे मेरे बच्चे? अच्छा, आप लोग जितने धीमे से बोलते हो बाहर भी ऐसे ही बोलते हो? अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, बैचलर से शादीशुदा हो जाना गुणात्मक परिवर्तन है या मात्रात्मक? तेजी से बोलो आप।
मात्रात्मक है ये। 1 से 2 हो जाना मात्रात्मक है। अच्छा, दूसरा, फुक्कड़ से सेलेक्ट हो जाना, दूध से दही बन जाना, रात से दिन हो जाना, गुणात्मक। अरे गुण में अंतर आ गया, स्वभाव में अंतर आ गया। शादीशुदा से सन्यासी बन जाना, गुणात्मक। अभी आपके जीवन में, और मात्रात्मक कैसे? जिसको नापा जा सके, जो कम या ज्यादा हो। गुणात्मक कम या ज्यादा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है। मात्रात्मक का मतलब है आज 2 पेज लिखा, कल 3 पेज लिखा। आज 20 सवाल सही किया, कल 25 किया। चेंज है मात्रात्मक। लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिला तब तक मात्रात्मक चेंज ही तो हो रहा है। आपके शरीर की लंबाई बढ़ गई, मात्रात्मक चेंज। लेकिन अभी ज्ञान के स्तर पर भी चेंज मात्रात्मक ही हो रहा है। और जिस दिन परीक्षा क्रैक कर जाएंगे, गुणात्मक। इसका मतलब है पानी का बर्फ बन जाना, गुणात्मक। और पानी गर्म होना, मात्रात्मक। अरे पानी 10 डिग्री पे है, 15 पे है, 16 पे है, ये तो मात्रात्मक होगा। पानी का भाप बन जाना। वैसे ही आदर्शवाद का यथार्थवाद बन जाना, गुणात्मक। गुणात्मक। आदर्शवाद का अभी हम शब्दों का मतलब बताएंगे। भारतीय विदेश में आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है। आदर्शवाद का यथार्थवाद बन जाना या परिवर्तन क्या है, गुणात्मक। इस शब्दों का ध्यान हमेशा खूब रखना चाहिए। दूसरी बात, इसे सच मानिए, वर्तमान सरकार की पॉलिसी में गुणात्मक चेंज नहीं है, मात्रात्मक है। जो फंडामेंटल क्वालिटेटिव चेंज हुआ था वो 91 में हुआ था। वर्तमान सरकार के साथ अच्छी बात यही, देखिए हमारे 91 में हुआ क्या। सरकार गठबंधन की थी। जिस समय दुनिया में सबसे बड़ा चेंज हो रहा था, उस समय हमारी समस्या क्या थी, गठबंधन की थी। आपको याद दिला दें, आंतरिक परिस्थितियां, बाहरी वातावरण कैसे निर्धारित करती हैं, देश के लिए भी होता है, व्यक्ति के लिए भी। जिस साल सी सेट आया था, आईएएस की फाइनल लिस्ट जब आई थी, आईएएस लोग बने थे लगभग 720-730 नंबर पर आईएएस बने थे। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 720 नंबर पे तो कोई इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाता था। मतलब 950 नंबर मिलते थे तो इंटरव्यू क्वालिफाई होते उसके पहले। 950 से लगभग 240-245 में सिलेक्शन होता था। सीधा 300 नंबर गिरा। अब बताइए, परिस्थितियां बदली, फायदा किसको हुआ, जो उसके लिए तैयार था। एक ही परिस्थिति किसी के लिए फायदेमंद है, एक ही परिस्थिति किसी के लिए घाटा वाला है। प्रदूषण किसी के लिए फायदेमंद है, किसके लिए, एयर प्यूरिफायर कंपनियों के लिए, डॉक्टर के लिए। डॉक्टर तो बना रहा है और बढ़ाओ, भगवान बढ़ाओ। आम आदमी के लिए घाटा है। इसलिए मेरे बच्चों, परिस्थितियां भी तय करती हैं, राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए भी। अगर आप स्ट्रांग है तो प्रतिकूल परिस्थितियों को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। अगर आप कमजोर है तो चेंज में बिखर जाएंगे। कोविड के दौरान फिर आप देखिए, कोविड के दौरान फिर मेट नीचे गई क्योंकि लोग घबरा गए। जो घबरा गए वो बाहर हो गए। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में शुरुआत करने से इन्हीं 3 फेज की बात हम करेंगे, उसी के साथ वर्तमान सरकार की बात भी कर लेंगे। तो वर्तमान सरकार में बड़े गुणात्मक चेंज नहीं है, बस इतना फर्क है कि चूंकि सरकार स्थायी है। जो अभी थोड़ी समस्या आई है, अभी तो सरकार गठबंधन की फिर आ गई। स्थायी सरकार गठबंधन सरकार में बिल्कुल फर्क होगा, फॉरेन पॉलिसी में चेंज हो जाता है। लेकिन सवाल हम यहां शुरू करें, आप लोग आदर्शवादी हो या यथार्थवादी हो? भारतीय विदेश नीति आदर्शवादी यथार्थवादी बाद में देखेंगे। पहले आप बताओ, आप आदर्शवादी हो यथार्थवादी हो? कौन यथार्थवादी है? आप यथार्थवादी हो? मैं कैसे मानूं? क्या, तेजी से बोलो। यथार्थवादी यानी अपने फायदे के लिए काम करते हो। अच्छा, और यथार्थवाद का मतलब क्या है?
अच्छा, कौन आदर्शवादी है आप में? कौन आदर्शवादी, कौन नैतिक? अच्छा, नैतिकता पे पढ़ ली, आदर्श, ओ माय गॉड। नैतिकतावादी कौन है मेरे बच्चों में से? कोई नहीं? ओ माय गॉड। मैं सर से जाके बताऊंगा कि सर ने आपने इतने दिन इथिक्स पढ़ाई, अभी इथिक्स खत्म हो गई, बची है? खत्म हो गई? तब तो सर मैं कंप्लेन करूंगा जाके। आप में कोई नैतिकतावादी नहीं है? आप हो क्या? 60% नैतिकतावादी हो? इसका मतलब बहुमत में तो हो। कैसे मान लो कि आप नैतिकतावादी हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात। और मतलब इन्हों देखिए, इस सच में से नैतिकतावाद कहा जाएगा। इनका कहना है कि जब मैं कोई काम करती हूं तो मैं ये देख लेती हूँ दूसरे का हित भी बना रहे। यानी स्वाभाविक रूप में, इसलिए ट्रक के पीछे एक स्लोगन मैंने देखा था, भगवान सबका भला करना लेकिन शुरुआत मुझसे करना। सबका भला करो यार। और कोई लोग तो इतने होशियार होते हैं, भगवान सबका भला करो, जब सबका भला होगा उसमें मेरा भला अपने आप हो जाएगा। ये नैतिकतावाद है। और कोई नैतिकतावादी है? अरे हो या नहीं हो यार, बोलो। तो यहां से आप लिखना शुरू करिए, नैतिकतावाद आदर्शवाद का मतलब क्या है और नेहरू की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। लिखिए। पहला पॉइंट, भारतीय भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति के संस्थापक। भारतीय विदेश नीति के संस्थापक नेहरू थे। भारतीय विदेश नीति के संस्थापक नेहरू थे। जिन्होंने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने के लिए राज्यों के साथ शांति, सहयोग, राज्यों के साथ शांति, सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांति, सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा पंचशील के सिद्धांतों पर बल दिया। तथा पंचशील के सिद्धांतों पर बल दिया। अगला पॉइंट, विदेश नीति
घरेलू परिस्थितियों, विदेशी नीति घरेलू परिस्थितियों से प्रभावित होती है और स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति घरेलू परिस्थितियों से प्रभावित होती है और स्वतंत्रता के बाद भारत भारत के समक्ष सामाजिक आर्थिक विकास की प्रमुख चुनौती विद्यमान थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष सामाजिक आर्थिक विकास की प्रमुख चुनौती विद्यमान थी। सामाजिक आर्थिक विकास की प्रमुख चुनौती विद्यमान थी। अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत के लिए उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बल प्रदान किया गया। स्वतंत्र भारत के लिए उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बल प्रदान किया गया, जिसके लिए पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापना आवश्यक थी। जिसके लिए पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापना आवश्यक थी। इसीलिए भारत ने या नेहरू ने एशियाई अफ्रीकी एकता के विचार पर बल दिया। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने एशियाई अफ्रीकी एकता के विचार पर बल दिया, जो चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के बिना संभव नहीं था। जो चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के बिना संभव नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध था। क्योंकि पाकिस्तान का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध था। अंतिम पॉइंट, अगला पॉइंट, विदेश नीति विश्व व्यवस्था से भी प्रभावित होती है। विदेश नीति विश्व व्यवस्था से भी प्रभावित होती है और भारत की स्वतंत्रता के दौरान
अमेरिका और सोवियत संघ, भारत की स्वतंत्रता के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्तियों के बीच अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष बना हुआ था। शक्ति संघर्ष बना हुआ था और विश्व दो विरोधी सैनिक गुटों में विभाजित हो गया था। दो विरोधी सैनिक गुटों में विभाजित हो गया था, नेहरू के द्वारा या भारत के द्वारा। दोनों सैनिक गुटों से भारत के द्वारा दोनों सैनिक गुटों से अपना अलगाव प्रकट किया गया। भारत के द्वारा दोनों सैनिक गुटों से अपना अलगाव प्रकट किया गया और दोनों महाशक्तियों के साथ समानांतर संबंधों के निर्माण का प्रयास किया गया। जिसे भारत की गुट निरपेक्षता की नीति भी कहा जाता है। जिसे भारत की गुट निरपेक्षता की नीति भी कहा जाता है। अब थोड़ी बात एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी क्यों थी? आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? शक्ति पर भरोसा करना या न्याय पर? अगर आप न्याय को मानते हैं तो आप आदर्शवादी हैं। संघर्ष पर भरोसा करना या शांति पर? अगर आप शांति पर भरोसा करते हैं तो आप आदर्शवादी हैं। बात याद रखिएगा। कई बार देखिए, अब हमने कहा है कि अब आलोचक अलग अलग किस्म की अपनी बात करते हैं और कई बार लोग पेपर में लिखने वाले लोग विचारधारा के आधार बहुत बटे होते हैं। तो अगर पार्टी लाइन पे आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसा कह देंगे कि नेहरू ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और कुछ लोग ये कह देंगे मोदी कुछ कर ही नहीं रहे। हकीकत यह है, जो भी शासन सत्ता में है और राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और एक खास बात है, अब वो सिंपल सी बात है, नेहरू ने क्या अपनाया था? भाई आप याद रखिए, विदेश नीति है क्या? तो आपके पीछे मैप बना हुआ है। हमारी घरेलू परिस्थितियां क्या थी, ये 47 में याद कर लीजिए। और 47 में बैठकर ये सोचना कि नेहरू ने क्या किया था, ये बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि उस फेज में हम थे नहीं। आजकल तो कई लोग ऐसे ही, मतलब नेहरू को क्रिटिसाइज करना और फॉरेन पॉलिसी में ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। व्यक्ति विशेष को तो क्रिटिसाइज करने की परमिशन फॉरेन पॉलिसी का सिद्धांत ही नहीं देता। पहली बात भाई, हर विषय लिखे
मानविकी विषय का मतलब ये नहीं कि जो जो मर्जी वही बता दीजिए। हर विषय के पढ़ने की थियरीज होती हैं, सिद्धांत होते हैं। तो आईआर के जो सिद्धांत बताए जाते हैं उसमें यह कहा जाता है कि जब हम फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस करते हैं, मुद्दा ये नहीं कि हम दुनिया को ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि हम तो 47 में थे नहीं। हम इस बात को एनालाइज करते हैं कि उस समय जो निर्णय ले रहा था उस समय की दुनिया कैसी थी और वो दुनिया को कैसा दिख रहा था। क्योंकि अगर मान लीजिए हम नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं, ये बात ठीक वैसी होगी जैसे आज के डेट में कई बार लोग अपने दादा क्रिटिसाइज कर देते हैं, अरे मेरे पास जमींदारी थी लेकिन दादा बहुत बेकार थे, दादा जमीन बचा नहीं पाए थे। अरे तुम झंडे गाड़ लो ना, दादा को क्रिटिसाइज कर रहे हो। अरे दादा ने जो समय किया वो बिल्कुल ठीक रहा होगा, और दादा कभी कभी मन हो गया कि पी पाल ले तो उनकी आजादी थी, पहली बात। अरे मेरे बच्चों, बात सिंपल सी है, नेहरू ने क्या किया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास है। हम 1947 में गुदड़ी के लाल के रूप में उभर रहे थे। किसके रूप में? आप क्या हो? आप क्या हो? गुदड़ी के लाल। गुदड़ी के लाल का मतलब है, अरे मेरे बच्चों, जब 47 में इंडिया आजाद हुआ था सुई तक नहीं बनती थी। साइकिल बिल्कुल छोड़ो, जहाज तो बिल्कुल छोड़ दो, इसरो कल्पना नहीं कर सकते, सुई नहीं बनती थी। वैसे भारत मिला था नेहरू को। तो अब जरा सोच के देखो, आप भी गुदड़ी के लाल ही तो हो बच्चों। अभी अब पता है, यही देखो अजीब सी बात है, जवानी में बहुत सारी चीज खाने को मन करता है, एटीएम ही साथ नहीं दे रहा है, गुदड़ी के लाल ही तो हो। अभी दिल्ली में जहां देखो वही कुछ कुछ बिक रहा है, त्योहार है, बाजार चमचम कर रहा है, आपके लिए बेकार है। और यही दुनिया की जिस फिलॉसफी है, जब खाने की क्षमता है तो खरीदने की क्षमता नहीं, और जब खरीदने की क्षमता है तो द्रौपदी मुर्मू क्या खा पाती होंगी बताओ। एक बार मेरे इन छात्रों को राष्ट्रपति भवन घुसा दो, महीने भर खाना एक दिन मैंने खा जाए तो बताओ आप। अरे मैं कई पार्टियों में जाता हूं, लोग एक ठो खाते हैं, पार्टी में आके सलाद खा के चले गए। हमने कहा यार ये तो नाइंसाफी है, जो खाने वाले मेरे गुदड़ी के लाल हैं उनको तो बुलाया ही नहीं जा रहा है, एक एक प्लेट साफ कर देते यहां पर। तो मेरे बच्चों ये बताओ, आज अपने घर से आप लोग आए हो नए सपने लेकर, अच्छा करने के लिए। जीवन में हमेशा याद रखना, अभी आपको आदर्शवादी सिद्धांत अपनाना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे, भैया बाबू, कोई कहे आप ही महान हो, लड़ोगे भिड़ोगे? लड़ना भिड़ना मना है। कोई गाली भी दे दे, कह दो हाँ भाई आप महान हो, रास्ते को देखना हमेशा। अरे चाणक्य ने यही बात कही थी, लड़ाई कब की जाती है परिस्थितियां तय करती हैं, ऐसे नहीं। अब यहां पॉलिटी को भूल जाना, पॉलिटी किताबी विषय है, आईआर व्यवहारिक विषय है। अब पॉलिटी में क्या पढ़ा दिया गया? गरिमा, गरिमा, गरिमा और गरिमा कुछ नहीं है, हाथ पांव बचाओ गरिमा मिल जाएगी। इसलिए अगर पॉलिटी की बात याद रखोगे, सर कैसी बात कर रहे हो, उसने हमारी गरिमा पर हमला कर दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे तुम्हारी इज्जत ही कहां है? कई बार बच्चे कहते हैं सर 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 मेरी भावना आहत हो गई। हमने कहा इधर भावना को लेकर इधर आओ, तो मैं बताता हूं भी। ये गलतफहमी है मेरे बच्चों, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, तो जब इज्जत ही नहीं बेइज्जती कौन करेगा? इसलिए अभी थोड़ा झुक कर रहना सीखो, ध्यान जिससे जितना हो जाए। मकान मालिक के पास जाओ, आंटी आपको देखते मन अच्छा हो जाता है, अरे 2 कप चाय अलग से मिल जाएगी ठंडी में। अरे मैं तरीके बता रहा हूं शांति से कैसे राष्ट्रहित निकल। अब देखो, अरे मेरे दोस्तों, ओ माय गॉड, नेहरू व्हाट ए ब्रिलियंट पर्सन ही वाज। सीधा संबंध बनाते थे एडवीना से, बड़े बड़े। अब लोग कहते थे एडवीना से ये ब्रिटेन के लोगों ने हमारा शोषण किया। अरे शोषण किया तो किया, अमीर तो वही थे, अमेरिका हाथ पकड़ के चले हो गया गरिमा के नाम पर फुक्कड़ का अमेरिका। इसे देखो शांति से राष्ट्रीय हित कैसे पूरे होते हैं। आंटी की 2 बार तारीफ करोगे, ठंडी में चाय मिल जाएगी बिना पूछे। उसके बाद कहो आंटी
आप तो एकदम, मुझे लगती है आप 50-30 साल की आप लगती हैं, चाय बढ़ जाएगी आपकी। मैं, यही काम नेहरू करते थे मेरे बच्चों। प्यार से राष्ट्रीय हित पूरे होते हैं तमंचे से। और आंटी से एक बार गुर्रा के बोल दिया तो बोरिया बिस्तर उठाओ और बाहर जाओ। और इसे किराया कम मत करवाओ, आंटी को वैचारिक रूप प्रभावित करो। आंटी, आपके लिए आध्यात्मिक किताब लाया हूं, और मुझे पता चलता था आपका आध्यात्मिक स्वभाव है। मैं समझ गया था आपसे नेक महिला कभी मैंने देखी नहीं। बस थोड़ा देखो, पैसे माया है, थोड़ा पैसा आजकल मेरे पास कम है, किराया 100 रुपए कम हो जाएगा। हाँ बेटा, 100 रुपए कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। कैसे राष्ट्रीय, यही नेहरू करते थे मेरे बच्चों। इसे कहते हैं आदर्शवाद। अरे राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए लड़ना ही बेहतर तरीका थोड़े है। इतिहास ये बताता है कि जो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लड़े, बर्बाद हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इटली हार गए, ब्रिटेन और फ्रांस जीत के हार गए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। इसे जीवन में गांठ बांध लेना, आराम से पहले परिस्थितियां देखो, और जब आपकी स्थिति कमजोर है और पता चला घर वालों ने यहां भेजा पढ़ने के लिए, और जोश में आकर किसी से हाथापाई कर ली, लड़ाई कर ली, जीवन तो चौपट हो गया फिर। और रोज ही पंगे करते फिर रहे हो, क्यों? आदर्शवाद याद रखो, सीधा दोस्त बना के रखो जो रोज चाय पिला दे, और उसका दे यार तुम दोस्त, ऐसा दोस्त वास्तव मैंने देखा नहीं है। और दोस्त मुझे पता है, जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तुम्हारा नाम टॉपर के रूप में होगा। अरे खिला रहा है, कुछ तारीफ करोगे नहीं करोगे? जो बाइक वाला है दोस्त उससे रखो, और यहां से या तो 5 रुपए देख के गांधी बिहार जाओ, या उसके बाइक पे बैठ के जाओ, मुफ्त में जाओ। तरीका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नेहरू ने उधर ब्रिटेन का हाथ पकड़ रखा था, उधर नेहरू गए। सवाल ये था, जॉन फॉस्टर डलिस, अच्छा नेहरू के साथ खास बात थी, देखने में बड़े स्मार्ट थे। इसका इंपॉर्टेंस होता है मेरे बच्चों लाइफ में। कई बार तो मेरे पास एक दो बच्चे आते हैं, सर आप भी पढ़ाते हैं? हमने कहा भाई मैं पढ़ाता हूं। नेहरू स्मार्ट थे, एशिया अफ्रीका उन नेताओं में थे जिस समय फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे। और तीसरी बात, पढ़ाई का बड़ा फर्क होता है, उनके क्लासमेट हार्वर्ड से पढ़े हुए थे। तो जहां से आज भी अमेरिका के 46 राष्ट्रपति में 8 तो हार्वर्ड के अकेले हैं। ये पढ़ाई का मतलब होता है आपके बैचमेट कौन कौन है। मुंबई में जहां से रतन टाटा पढ़े थे वहीं से बिरला पढ़े थे, और हम आप कहां से पढ़े? गाय भैंस के नीचे पूंछ पकड़ के। इसलिए मेरे बच्चों का कभी पैसा हो जाए, अपने बच्चों को टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ाना, भले उसके घर बार बेचना पड़ जाए। एक बार टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ लेगा तो दोस्त ही इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि फिर वो लिफ्ट हो जाएगा। नेहरू के दोस्त कौन थे? अमेरिका के विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलिस, उनके दुनिया के तमाम देशों का प्रधानमंत्री उनके बैचमेट थे। इसे नेहरू का मोरल बड़ा हाई था। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश था जो नेहरू जैसा बोलता था, और कंडीशन ये थी कि देश हम गरीब के थे, नेता जबरदस्त था, बोल बचन करने मास्टर। नेहरू हर जगह जाके कहते थे देखो लड़ो मत, शांति शांति शांति। ये कहने में क्या गड़बड़ था? अरे हमने किसी को लड़ाते थे ना लड़ने से रोकते थे। वचनम किम दरिद्रम, वचन से वादा करना हो सीधा वादा करो, मेरे दोस्त मैं तुम्हारे लिए ताजमहल दूंगा, वादा करना है, देना थोड़े है। लेकिन वादा करने में कंजूस हो, वादा क्या करो? कैडबरीज का नहीं। नेहरू उधर गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा, अमेरिका के विदेश सचिव ने पूछा, नेहरू जी ये बताओ आप किसके साथ हो, मेरे साथ या सोवियत संघ के साथ? ने कहा डलिस क्वेश्चन गलत है। कहें तुम बताओगे प्रश्न सही है गलत है? नेहरू ने कहा अरे हम मैं नहीं बता सकता। डलिस ने कहा तुम मेरे सामने बताओगे, अमेरिका के सामने तुम बताओगे? नेहरू ने कहा मैं किसी के सामने बता सकता हूं, और तुम मेरी क्लासमेट हो। भाई अमेरिका, आज भी अमेरिका की इकोनॉमी 22 ट्रिलियन डॉलर की है, हमारी इकोनॉमी 3। आज ये हाल है। तो 47 में तो आप सोच सकते हैं गैप कितना ज्यादा था।
हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन नहीं था, बस इकोनॉमी थी, क्योंकि इकोनॉमी क्या थी, आलू गोभी टमाटर भिंडी मटर यही सब बेचकर कितना होगा मेरे बच्चों। हम जोश से उगाते थे, लेकिन कुल मिला के उगने वाली चीज ही कुछ नहीं थी। डेलिस ने कहा एक को चूज करो, नेहरू ने कहा एक से काम चलता नहीं। दोस्त एक होना चाहिए, तीन। एक बात याद रखो दोस्तों, हमेशा जीवन में याद रखना। अब मान लो, ठीक है, अब ये युवाओं को सीखने की बात है। अरे मेरे बच्चों, मान लो मैंने किसी को दिलो जान ही दे दिया, वही मुझे छोड़ के भाग गया, तो हो सकता है या नहीं? हो सकता है। इसलिए किसी एक को ही दिल देने की जरूरत है क्या? नहीं। नेहरू मॉर्निंग वॉक किसी और के साथ करते थे, इवनिंग वॉक किसी और के साथ। और का मतलब मॉर्निंग वॉक अमेरिका के साथ, इवनिंग वॉक रसिया के साथ। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। वो इसी बात को, जब दुनिया दो सैन्य गुटों में बढ़ गई थी, अब हकीकत मानिए। अब नेहरू को तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि चाइना को नहीं देख पाए, चाइना को। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि उन्हें पता है चाइना आक्रामक है। चाइना का अतीत भी बताया था कि जब जब चीन शक्तिशाली हुआ है वो आक्रामक रहा है। लेकिन नेहरू ने कहा भाई पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान आजाद हुआ, हर बात पाकिस्तान क्या कहता था, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। हमने कहा यार शांति से कुछ मिठाई उठाई खाने दो, अभी आजाद हुए हैं। पाकिस्तान का ना दोस्त, जब तक हमें कश्मीर नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा को चैन नहीं होगा। तो पाकिस्तान तो कश्मीर के लिए बेचैन था और धड़धड़ा कर कूद पड़ा भारत पर। उसके बावजूद भी नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, पीटने पाटने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपके बगल का पड़ोसी निहायत बेकार है, उससे लड़कर आप अपना ही हाथ खराब करेंगे। मेरे बच्चों याद रखो, लड़ाई भी कई बार बराबरी में होती है, और पता चला आप लड़ गए, लड़ने में तो आपका नुकसान ज्यादा हो जाता है। नेहरू को पता था कि पाकिस्तान की दुश्मनी हमारे साथ रहेगी ही रहेगी, कम से कम चीन को दुश्मनी तो न रखे। याद रखिए, अगर आपकी सीमा पर दो दुश्मन हो जाएंगे, आपको सस्टेन करना मुश्किल होगा। अब पड़ोस में देख लीजिए, जिसके भी घर घर के दो पड़ोसी दुश्मन है, उसे जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। और आपकी बुद्धिमानी है कि पड़ोस के साथ मित्रता बना के रखिए, या नहीं तो आप बेचैन रहेंगे हमेशा। क्योंकि जब आप क्लास करके पढ़ने की बात करेंगे तो पड़ोसी क्या बचाएगा, धम धमाधम धम धमाधम धम, बेचैन रहिए फिर आपको। मैं तो देखता हूं कई बार अपार्टमेंट में दो पड़ोसी ऊपर नीचे लड़ते हैं, क्योंकि एक पड़ोसी अब 12 बज रहा था, ऑफिस में आया, सो रहा, अब ऊपर वाला कूद रहा है। तो क्या करोगे अब? उसको प्यार से रखना पड़ेगा यार, तो रात में इसके बाद मत कूदा करो। अब बच्चे हैं, कोई कोई कूद रहा है, अब क्या करोगे? पड़ोसी चाहे तो आपकी नींद हराम कर सकता है। तो नेहरू बड़े होशियार थे, नेहरू का कम से कम चीन से मित्रता कर ली जाए। और याद रखिएगा, विकल्प दो था, कोल्ड वार था, अमेरिका सोवियत संघ के बीच में तनातनी थी। दोनों, एक तरफ नाटो बन गया था, दूसरी तरफ सोवियत संघ ने बना लिया था वारसा। आप याद रखिएगा, नेटो या वारसा दोनों में एक के साथ जाने की कठिनाई क्या होती, आज आप देख लीजिए। मोदी जी यही तो कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है यार तुम ब्रिक्स में, तुम एससीओ में क्यों जाते हो? मोदी का वो अलग मामला है, हम एससीओ में भी जा रहे हैं, क्वाड में जा रहे हैं। यही तो नेहरू करते थे। हाँ, बस थोड़ा सा फर्क है जो आगे आपको बता देंगे। इसलिए ऑप्शन बड़ा स्पष्ट था कि हमने तय कर लिया, भाई देखो, हमें सैनिक, न तो हमें नाटो में जाना है, न वारसा में जाना है, हमें सैनिक संगठन में नहीं जाना है। आप याद रखिए, सैनिक संगठन में जाने का मतलब होता, अगर हम मान लीजिए नाटो में शामिल हो गए होते, तो अमेरिका का झगड़ा किसी से होता तो हमें अमेरिका का साथ देना पड़ता। ये बताइए, अगर राहुल भैया और मोदी जी के बीच में आपस में लड़ाई है तो हमें किसका साथ देना चाहिए? किसी का नहीं। अरे दोनों दबंग लोग हैं भाई, हमें तो ये देखना चाहिए दोनों से फायदा मिल जाए तो कितना अच्छा है। ऑप्शन 3 है, दो आपस में लड़ रहे हैं, सलमान खान अभिषेक बच्चन आपस में लड़ गए, हमें किसके साथ जाना चाहिए?
किसका? तीसरा ऑप्शन दिया था क्या मैंने? ये गंदी बात है। जो ऑप्शन नहीं दिया था वो टिक क्यों कर रहे हो मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 होता है किसी के साथ नहीं, ऑप्शन नंबर 2 होता है दोनों के साथ, ऑप्शन नंबर 1 होता है एक के साथ। तो सवाल ये दोनों के साथ न जाना है तो मूर्खता की बात है, क्योंकि दोनों पावरफुल हैं। तो अमेरिका सोवियत संघ के साथ संबंध बनाने में बात को ध्यान सुनने की आवश्यकता है। हमने नाटो और वार्सा को में शामिल करने का फैसला नहीं किया था, क्योंकि तो महाबली थे भाई। अब अगर उनके साथ जाते लड़ना पड़ता, उनके साथ जाते हथियार लेना पड़ता। हमें तो नए विश्वविद्यालय बनाने थे, हमें तो नए हॉस्पिटल बनाने थे। हमारी प्राथमिकता अमेरिका जैसी थोड़ी थी। और अमेरिका तो हथियार बेचने वाला देश था, वो तो चाहता ही था कि बड़े बड़े लोग हथियार लें, उसका खूब इंडस्ट्री चले। नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू ने कहा नहीं भाई, देखिए हम हथियार खरीदेंगे नहीं, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। फिर आप लड़िए। यही बात अभी एस जयशंकर ने जाके यूरोप में एक सम्मेलन था और एस जयशंकर ने कहा यूरोप इस गलतफहमी से निकल जाए कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। इस गलतफहमी से आपको निकलना पड़ेगा। और ये अमेरिका यूरोप में हमेशा से रहा है। जो फोर्ड के लिए अच्छा है वो अमेरिका के लिए अच्छा है, और जो अमेरिका के लिए अच्छा है पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। अरे अमेरिका इतना आसान थोड़ी है। आज भी पन्नू को लेकर सोचिए, फजीयत कर रखा है हमारी। इस वजह से नेहरू ने कहा कि भाई देखो, अमेरिका से दोस्ती जरूरी क्यों थी? नाटो से नहीं, अमेरिका से। और अमेरिका से दोस्ती क्यों जरूरी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन था? अमेरिका। दुनिया में अप्रत्याशित घटना थी। जब वार होते हैं तो देशों की इकोनॉमी बर्बाद होती है। अमेरिका की इकोनॉमी वार के बाद बूम कर रही थी। और अमेरिका का मतलब क्या है? जिसके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। आप याद रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ की तो अमेरिका के सामने कोई औकात नहीं थी आर्थिक रूप में। अरे सोवियत संघ 20 साल पहले स्टालिन की पंचवर्षीय योजनाओं के कारण वो आर्थिक रूप में आगे बढ़ गया था। सोवियत संघ वैचारिक रूप में प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, तकनीक रूप में, आर्थिक रूप में अमेरिका के आमने सामने नहीं था। बराबरी की बात तो बहुत दूर होती है, कहीं आस पास नहीं था। हाँ ये बात सच है, 70 तक जाते जाते सैनिक रूप में उसने अमेरिका की बराबरी कर ली। हथियार उसके पास खूब आ गए। इकोनॉमी सोवियत संघ की अमेरिका के पास कभी नहीं रही। इसलिए नेहरू बड़े होशियार थे। नेहरू को स्थापित करना था इधर एटॉमिक एनर्जी केंद्र तारापुर संयंत्र के लिए अमेरिका ने सहायता देता, क्योंकि अमेरिका ही नहीं था, अमेरिका के दोस्त आप देखिए, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका एक देश नहीं है, नेता है मेरे दोस्तों, सरगना है ये। इसलिए इसको पकड़ कर रखना पड़ेगा। अमेरिका एक, अगर अमेरिका के साथ चलता है तो 40 देश तो वैसे आपके साथ चल पड़ते हैं। तो नेहरू ने सोचा भाई डॉलर तो इसी के पास है। अरे दुनिया में डॉलर की तूती आज भी बोलती है बच्चों। तो भारत को डॉलर चाहिए था। ये समस्या क्या थी? अमेरिका की इकोनॉमी पूंजीवादी थी। देखिए, अमेरिका के साथ चलना था या अमेरिका के पीछे चलना था? साथ। और अमेरिका किसी को साथी मानता नहीं, अमेरिका हमेशा पिछलग्गू ढूंढता है। बहुत बड़ी शक्ति है। अब अमेरिका के पिछलग्गू होने का यह मतलब था, अमेरिका के पिछलग्गू होने का मतलब था कि भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था खत्म करे, पूंजीवादी इकोनॉमी अपनाए। तो भारत कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाता? जो हमारे लिए ठीक थी या जो अमेरिका के लिए? इसलिए मेरे बच्चों, आप याद रखिए, जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक एक पढ़ने का मतलब कि एक एक शब्द बहुत क्लियरिटी के साथ आपके हों। जब कहते शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पंचशील, इन शब्दों के बड़े मार्मिक अर्थ है। और एक बार इन अर्थों को आपने समझ लिया तो यही तो आपका पढ़ना है। तो जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति, ये बहुत बड़ा शब्द है। क्योंकि आप याद रखिए, जिस समय भारत आजाद हुआ और आज भी हम अगर दुनिया में अकेले होते तब तो स्वतंत्रता के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दुनिया में अकेले हैं क्या हम? और वो भी जब पैदा हुए तो एक तरफ महाबली जो दुनिया को अपनी तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे थे। स्वतंत्र विदेश नीति क्या है? राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का माध्यम है। और स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब क्या होगा?
हमारी अर्थव्यवस्था वैसी होगी जो हमारे हितों के लिए अनुकूल हो, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वैसा होगा जो हमारे हितों के लिए अनुकूल हो, हमारी सुरक्षा की नीति वैसी होगी जो हमारे हितों के अनुकूल हो, हमारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आवाज वो होगी जो मुक्त हो। ये सामान्य बात थी, बहुत बड़ी बात थी। ये आजाद चलना, अलग चलना, तीसरे रास्ते पर चलना, ये अचंभित कर देने वाली घटना से कम नहीं थी। लेकिन नेहरू ने प्रेफर किया, क्योंकि अमेरिका से पैसा खूब मिलता था, लेकिन अमेरिका से एक प्रॉब्लम थी। वो बार बार कहा करता था कि भारत समाजवाद की तरफ जा रहा है, समाजवाद तरफ जा रहा है। सोवियत संघ एक दलीय शासन मानता था, वहां वो खतरा था। सोवियत संघ के साथ जाते तो वो क्या कहता था, भाई राज्य केंद्रित इकोनॉमी, राज्य केंद्रित इकोनॉमी। अमेरिका के साथ जाते थे, पूंजीवादी इकोनॉमी। सोवियत संघ के साथ जाते थे, वो कहता था समाजवादी देशों के लिए काम करो। अमेरिका के साथ जाते थे, वो कहता था नाटो के साथ जुड़ जाओ। हमने कहा हम दोनों के साथ जुड़ेंगे भी नहीं भी जुड़ेंगे, यानी और इसलिए याद रखो, दोनों से पैसा हमने लिया। सोवियत संघ हमारे काम का क्यों था? सोवियत संघ थोड़ा, जो ट्रीटमेंट सोवियत संघ का था वो थोड़ा फ्रेंडली हुआ करता था। सोवियत संघ के पास सस्ते सामान थे, सोवियत संघ की शर्तें कठोर नहीं थी। आप हमेशा देखो, आज भी देखो, जब है पुतिन मोदी की तारीफ कर देंगे। अभी प्लान ये था कि इंडोनेशिया को भारत बेचना चाहता है ब्रह्मोस, मना कर रहा है अमेरिका। क्या प्रॉब्लम देखिए अमेरिका की, सोवियत संघ से लफड़े नहीं करता। सोवियत संघ से मिलकर कई बार हम लोगों को कुटवा पिटवा देते हैं, अमेरिका के साथ ये संभव नहीं है। लेकिन सोवियत संघ के साथ हमें क्यों जाना था? उस शर्तें थोड़ी ठीक थी, वो समाजवाद फैलाना चाहता था, सस्ती चीजें दे देता था, डॉलर पेमेंट किए बिना चीज दे देता था। अमेरिका का व्यापार तो हमेशा डॉलर से रहा है। सोवियत संघ के साथ हमारा आरंभिक व्यापार रुपए और रूबल से था, यानी अपनी करेंसी में हम सोवियत संघ के साथ व्यापार करते थे। बाद में तो ऐसा होता, जब रुपया भी नहीं होता था, वो कहते कोई बात नहीं भाई, गेहूं चावल जो भी तुम्हारे पास हो दे दो, इधर हम तुम्हें सामान दे देंगे। ये मामला था। और सोवियत संघ कश्मीर के मुद्दे पर एक तरफा भारत के साथ था, अमेरिका नहीं था। अमेरिका बार बार समझाता था कि यार ऐसा है, देखो पाकिस्तान बहुत कश्मीर 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 कहता है, अरे दे दो उसको। भारत ने कहा है तुम बताओगे हम कश्मीर दें या न दें। इसलिए मेरे बच्चों, पाकिस्तान के एक विद्वान ने किताब में लिखा है कि जब नेहरू अमेरिका जाते थे तो अमेरिका के विश्वविद्यालय MIT जाते थे, हमारे IITs MIT, जो हमारा JNU है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय कॉपी है। ये नेहरू का विजन था। मेरे बच्चों, ऐसे विकासशील देशों में ऐसी संस्थाएं बना देना, ये तो 70 के दशक के बाद पूरी इंडिया का बेड़ा गर्क शुरू हुआ 1970s के बाद से, केवल पॉलिटिक्स, केवल पॉलिटिक्स। नेहरू तो नेहरू जैसा अगर हमने चीजों को बना कर रखा होता, यकीन मानिए आज दुनिया को चाइना नहीं इंडिया लीड करता। अगर नेहरू जैसे व्यक्ति भी उसी समय, भाई उस समय ज्यादा देश गरीब था, आज उस समय ज्यादा देश गरीब था, नेहरू भी कह देते फटाफट 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 खटाखट खटाखट, तो हम ऐसे कटोरे लग घूम रहे थे, दे बाबू दे दे, ऐसे कटोरे घूम रहे। यकीन मानिए सच बात है मेरे बच्चों। देखो, दीर्घकालिक निर्णय कई बार कठोर रूप में करने पड़ते हैं, लेकिन अब तो पॉलिटिक्स, तो जो लोग नेहरू क्रिटिसाइज करते हैं, नेहरू ने तो इकोनॉमी पॉलिटिक्स में इतना जबरदस्त बैलेंस कर रखा था जो काबिल तारीफ था। उसके बाद मामला गड़बड़ा, उसके बाद तो केवल चुनाव जीतने का मामला आ गया, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। नेहरू ने कभी आपने आपको क्लेम नहीं किया मैं समाजवादी समाजवादी, बैलेंस बनाकर रखा उन्होंने। यदि भाई अरविंद पनगरिया ने उनकी इकोनॉमी की आलोचना की है, किताब उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नेहरू की पॉलिसी ठीक नहीं थी। ये उनका अपना नजरिया हो सकता है, अब उस समय शायद वो इंडिया में होते तब देखते क्या कंडीशन थी। इसलिए आपको हम याद दिला दें, नेहरू ने बेस्ट तरीका अपनाया। सोवियत संघ से कहां सहायता ली? सार्वजनिक उद्यम के लिए। सार्वजनिक उद्यम के लिए कहां सहायता ली? सोवियत संघ से। बाकी के लिए कहां सहायता ली? अमेरिका से। इसलिए एक पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत जिन्होंने किताबें कई लिखी, उन्होंने नेहरू और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना कंपैरिजन करते हुए कहा, इंडिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तानी राइटर ने बात कही है कि जब नेहरू अमेरिका जाते थे तो MIT जाते थे,
पाकिस्तान का राष्ट्रपति अमेरिका जाता था तो F-16 खरीदने जाता था। दोनों के अप्रोच में बहुत फर्क था। तो अब बताइए, जो आजाद इंडिया था उसको हथियारों की आवश्यकता थी या विश्वविद्यालय की? आज अगर आईआईटी, देखिए आईआईटी हम मेंटेन नहीं कर पाए। आई जी जो जो इंडियन अमेरिका को डोमिनेट कर रहे हैं, जिन इंडियन से आज हमारे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वो सब आईआईटी की देन है, आईआईएम की देन है। विजन किसका था? नेहरू का था। मतलब नेहरू जैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति रेयर होता है। नेहरू वाकई लीडर थे। दो चार लाइन जोड़ लीजिए। जो मैंने लिखवाया उसी बात को मैंने, बात स्पष्ट है? नेक्स्ट पॉइंट, नेहरू के द्वारा अपनाई गई नेहरू के द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्षता की नीति गुट निरपेक्षता की नीति अत्यधिक व्यवहारिक थी। नेहरू के द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्षता की नीति अत्यधिक व्यवहारिक थी। यह विश्व से अलग थलग रहने का नाम नहीं है। यह विश्व से अलग थलग रहने का नाम नहीं है। अपितु विश्व में शांति और न्याय की स्थापना की मांग है। अपितु विश्व में शांति और न्याय की स्थापना की मांग है। शांति और न्याय की स्थापना की मांग है। इसके द्वारा भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध किया। स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध किया और भारत के आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। भारत के आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को प्राथमिकता दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को प्राथमिकता दिया। अब देखिए, ये नेहरू की पॉलिसी थी। अब ये गड़बड़ी कहाँ आई? अब सवाल यह है कि देखिए, नेहरू बड़े शांतिवादी थे। सहअस्तित्व का मतलब सबका अस्तित्व रहे, साथ साथ लोग बढ़े। नेहरू चाहते थे न्यायपूर्ण दुनिया बने, यही तो आदर्शवाद का नाम है।
लेकिन नेहरू ने पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का विरोध किया, बांडुक सम्मेलन में गए। लेकिन सवाल यह है, अब देखिए दोस्तों, यहीं पे नैतिकतावाद आदर्शवाद एक जगह फेल होता है। मैंने फिर कहा, नेहरू फेल नहीं हुए, नैतिकतावाद आदर्शवाद का सिद्धांत फेल कैसे हो जाता है? भैया आप बड़े नैतिकतावादी हैं, आपने कह दिया ठीक है, सर ने बताया किसी से लड़ाई नहीं करना है, कोई गाली दे तब भी निकल जाना है क्योंकि हमें पढ़ के परीक्षा पास करना है, लेकिन कोई पीछे से डंडा खींच दे तो क्या करेंगे? यही बड़ा लफड़ा है मेरे बच्चों, दुनिया इतनी आसान नहीं है। अरे मेरे बच्चों देखो, आदर्शवाद फेल कहां हो जाता है? ये सारी बात तो ठीक है, मुझे अपने बच्चों पर तो भरोसा है, बाहर की दुनिया पर भरोसा कम है। आपने तो कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा, अगला आदमी आमादा ही है लड़ने का, तो आप कहां बचाओगे? इस वजह से अब मुझे यथार्थवाद को भी याद करना पड़ेगा। हमें अभी भी याद है कि विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट पढ़ते थे साथ में, तो उसमें पूरा ग्रुप होता था, बच्चों ग्रुप होता था, तो शाम को मिलते थे और पूछते थे झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं उनका झगड़ा खोज के लाओ। उनको वो झगड़ा करके ही जाते थे, और झगड़ा करने का तरीका क्या था? बाइक किसी को धक्का मार देंगे। तब अब कोई धक्का मार देगा, कोई आपको ढकेल देगा तो भी नहीं बोलोगे, तो बोलना पड़ जाएगा। और मेरे बच्चों, वही सा ही धक्का दे दिया हमें चाइना ने 1962 में। और जैसे ही चाइना का अटैक भारत पर हुआ, याद रखिए अगर ये घटना न होती तो शायद नेहरू की आलोचना करने का बाकी कोई आधार नहीं बनता था। लेकिन अब आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हितों का सबसे मर्म होता है सुरक्षा। इसे यथार्थवादी कहते हैं, भैया स्कूल बाद में बनेगा, कॉलेज बाद बनेगा, पहले राफेल रखो। यहीं पे नेहरू की नीति से आज की नीति अलग है। नेहरू भी शांति की बात करते थे, आज भी हम शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन हथियारों के खरीदने पर इतना बल दे रखा है। इस समय हमारे पास इतने हथियार हैं कि हमें पता है अगर कोई हमसे लड़ेगा तो इतने बम मारूंगा तो समझ नहीं पाएगा कहां से सांस ले कहां से छोड़े। चाइना को बात पता है, चाइना इसलिए पीछे हटता है। आज भी हम शांति की बात कर रहे हैं, कल भी शांति की बात करते थे, पहले बिना तमंचे के करते थे, अब तमंचे के साथ करते हैं, इतना ही फर्क आया। और 62 में चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब जरा सोच के देखो, जो नेहरू एशिया अफ्रीका के नेता बन रहे थे, और यकीन मानो आप, यकीन मानो जब उस समय, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की लड़ाई साम्यवाद से थी, एशिया में सबसे बड़ा साम्यवादी नेता चाइना था। अमेरिका ने नेहरू से पूछा, अमेरिका का नेहरू जी ऐसा करो, आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, चाइना का तो हम देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। नेहरू ने मना कर दिया। अब यथार्थवादी बात कहते हैं, नेहरू की पॉलिसी यथार्थवादी नहीं थी, क्योंकि यथार्थवादी देखिए दो ही बात कहते हैं, या तो पावरफुल रहिए या पावरफुल के अकेले चलने कोई विकल्प नहीं होता। आप कहोगे हम अकेले रास्ते पे चलेंगे, अकेले रास्ते पे चलेंगे, वहीं कोई मिल कूट दिया तो अकेले चलोगे? खूब अकेलों के साथ चलोगे, दबंगों के साथ चलोगे, या तो दबंग बनो, इनके साथ रहो। गैंग में रहना जरूरी है दोस्तों। और नेहरू ने किसी गैंग की मेंबरशिप नहीं ली, न तो नाटो की मेंबरशिप, न वारसा की मेंबरशिप ली। तो 1962 में वो इंडिया जो दुनिया का नेता बन रहा था, वो इंडिया जो कह रहा था साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद हटा देंगे, वो इंडिया जो हर मामले में बोल रहा था, अपनी जमीन नहीं बचा पाया। अब बताइए कितनी बड़ी प्रतिष्ठा का नुकसान था ये। और सारे एशिया अफ्रीका के देश समझ गए यार ये इंडिया डीलर है क्या है, बड़ी बड़ी बातें करता था, शांति स्थापित कर देंगे। इस घटना से मुझे युवा याद आ रहा है, मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, कोई झगड़ा होता था वो जरूर कूद जाते थे झगड़ा को शांत कराने, और खुद ही पिट के चले जाते थे। जो लड़ाई हो रही थी वो अलग अलग हो गए, और वो चित्तर पत्थर होकर चले जाते थे, उनके कुर्ते फट गए सब। उनका क्या हो गया? कि वे शांति स्थापना करने गए थे। यही हमने कीमत, शांति स्थापना की कीमत इंडिया ने बहुत ज्यादा दे दी। और तब तक इतनी घटना नहीं मेरे बच्चों, इधर 62 में चाइना का वॉर हो रहा है, 64 में चाइना ने परमाणु हथियार बनाया
और सीधा तिब्बत में लगा दिया, मुंह घुमा दिया हमारी तरफ। अब बताओ, आपका पड़ोसी रोज ही बंदूक छत पे बैठ के साफ कर रहा है, आप देखोगे तो क्या लगेगा आपको? तीसरी और ओ माई, इतनी बात नहीं, तीसरी बात आपको बता दूं, 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया हम पर। ये घटना सामान्य है और बहुत ही निर्णायक है। पाकिस्तान पाकिस्तान इज इक्वल टू लेस देन यूपी। अरे पाकिस्तान की आज की जनसंख्या 20 करोड़ है, यूपी ने ठान रखा है कि पाकिस्तान को तो हम ही आगे जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान बहुत ताबड़तोड़ जनसंख्या बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी 19-20 पे अटका हुआ है। यूपी कंपटीशन किससे कर रहा है? पाकिस्तान से। अब बताइए, आप, ये घटना उतनी अप्रत्याशित है, आपको ये न्यूज दे कि भाई हमने सड़क पे देखा राजपाल यादव ने ग्रेट खाली को घुमा घुमा के मारा, कैसा लगेगा आपको? पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे, हमले का दुस्साहस कर दे, ये कितनी बड़ी बात थी। इसका मतलब भारत की सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई थी कि चीन ने तो हमारे पर हमला किया ही, पाकिस्तान जैसे छोटे देश ने दुस्साहस कर लिया कि बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं। अब बताइए, राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना था या बिगाड़ देना था? ये बात हुई, यहां सारा मामला गड़बड़ा गया। इसका मतलब है आपको न चाहते हुए भी हथियार रखने पड़े। वो काम पहले ही कर लिया होता तो क्या बुरा होता? अरे हम कहां करें, आईआईटी मत बनाओ, आईआईटी बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, सब कुछ बनाते, 2-4 तमंचा भी साथ में रख लेते, क्या बुरा होता? अरे मेरे बच्चों, कोयले की खान में मसाल लेकर कभी नहीं जाते, नहीं खुद ही जला बैठोगे अपने आप को। इसलिए दुनिया की राजनीति अजीब सी थी, नेहरू को सदमा लगा, 64 में नेहरू की डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उसके बाद संयोग की बात है उनका भी हार्ट अटैक हो गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, पहले कमजोर थी, 71 के चुनाव भारी भरकम, ये बाल पॉलिटी मैंने बता रखा है। 71 के चुनाव में जब जीत कर आई, इंदिरा गांधी ने कहा मैं अपने पिता जैसी नहीं हूं। इंदिरा गांधी ने कहा मेरे पिता संत थे, मैं संतुंत नहीं हूं। और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी, वैश्विक वातावरण भी वैसा था, और इंदिरा गांधी उधर प्रधानमंत्री बन रही थी और उधर अमेरिका और चाइना ने आपस में हाथ मिला लिया। ये बात सुनकर आप कैसी लगी? नाइनटीन 71 में कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका और चाइना आपस में मिल गए, ये बात सुन कैसी लगी आपको? क्या लगा? अरे क्या लगा है, कुछ लगा ही नहीं। बताओ तो क्या लगा मेरे बच्चों, क्या लगा? क्यों? घुमा रहे हो क्या? अरे मेरे बच्चों, अमेरिका पूंजीवादी, चाइना, इसके बावजूद दोनों मिल गए। जबकि लोग कहा कहते कोल्ड वॉर किसका है? विचारधारा का संघर्ष है, विचारों का संघर्ष है। और इसके पहले अमेरिका ने चाइना को अलग थलग करने की रणनीति अपना रखी थी। 1950 में कोरिया संकट के दौरान अमेरिका और चाइना लड़ते लड़ते बचे थे। और मामला यह था, कोरिया में घटना हुई, दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया ने हमला कर दिया। उत्तर कोरिया चीन का दोस्त, दक्षिण कोरिया अमेरिका का दोस्त। कोल्ड वॉर का समय था। दक्षिण कोरिया को बचाने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में सेना भेजी, और दक्षिण कोरिया की वो सेना अमेरिका के नेतृत्व में बढ़ते बढ़ते नॉर्थ कोरिया पार करके चाइना में घुसने को तैयार थी। चाइना और नॉर्थ कोरिया की सीमा यालू नदी काटती है। जैसे उधर से घुस रहा था अमेरिका, उधर से माओ गरजा, चाइना का नेता। माओ ने कहा खबरदार, इधर आना नहीं। अमेरिका के सेनापति मैकार्थर ने कहा चुप माओ, परमाणु बम मारूंगा ठीक हो जाएगा। माओ ने कहा सुनो मैकार्थर,
ये चाइना है, जापान नहीं। चाइना की आबादी इतनी बड़ी है, अगर तुमने परमाणु बम मार दिया 1/3 चीनी मरेंगे, बाकी जो बचेंगे तुमको मधुमक्खी की तरह खा जाएंगे। उधर से माइक आर्थर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन खनकाया, सर हमें परमाणु बम चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा क्यों? चाइना को सबक सिखाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, माइक आर्थर साहब लगता है आपका मानसिक संतुलन हिल गया है, आप वापस आइए। ये अमेरिका चाइना के हालात थे। दोनों दोस्त हो गए। आईआर में क्या सिद्धांत चलता है, बहुत घबराने की बात नहीं है। नीतीश कुमार और जनता दल, नीतीश कुमार ने कहा अब नहीं पलटूंगा। ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स ऐसे होती है, क्या घरेलू क्या बारी। कश्मीर में महबूबा मिल गई थी बीजेपी से, आज चिल्लाती है। पॉलिटिक्स में कभी कोई किसी के साथ मिल सकता है। और आपको पता है अमेरिका चीन को मिलाने वाला कौन था? अपना छोटा भाई चिंटू। पाकिस्तान यही दलाली वाला काम करता है। अच्छा, इसको पता है कि भारत को अकेले में कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को एक साथ मिलाया था। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तीनों एक साथ, दुनिया का महाबली और दो हमारे पड़ोसी। इंदिरा गांधी के सामने क्या विकल्प था? इंदिरा गांधी के सामने क्या विकल्प था? एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, गुट निरपेक्ष था। इन महाशक्तियों को बैलेंस करने का इंदिरा गांधी के सामने क्या विकल्प था? इनके समान किसी महाबली का हाथ पकड़ लेना। इसलिए मेरे बच्चों, बहुत बहादुरी से लड़ने जाओ, शहीद होकर आ जाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिना प्रिपरेशन के पीटी एग्जाम में इंटर नहीं करते। आईआरएस को सीखो। कई बार बच्चे बिना तैयारी के एग्जाम देते, क्या देखने जा रहे हैं? कौन सा देखने वाली बात है, पेपर बाहर आएगा देख लेना। लेकिन भारत ने किया क्या अगली क्लास में? कल तो छुट्टी है, कल छठ की छुट्टी है, तो अगली क्लास में